Jai Mata Di. Welcome to all of you. In previous class, we discussed about introduction to biology. यानी कि इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी से इंट्रोड्यूस हुआ. Today we discuss about some interesting topic, scope or importance or significance of biology. मतलब बायोलॉजी का क्या महत्व है, बायोलॉजी का क्या स्कोप है. जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि बायोलॉजी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए हमें इसके छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए. बायोलॉजी के बारे में हमने बोला था पिछले क्लास में कि बायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, या ये एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे वो आखिर बायोलॉजी को क्यों इतना स्टडी करने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं. आज इन्हीं पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे कि बायोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या महत्व है, बायोलॉजी हमें क्या देती है, ताकि हम लोग बायोलॉजी को काफ़ी डीप तरीके से हम लोग इसको स्टडी करें. तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है बायोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स. इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि बायोलॉजी हमें अपने आप को समझने में काफ़ी सहायता करती है. क्या मीनिंग हुआ अपने आप को समझने में? अपने आप को समझने में बायोलॉजी हमें मदद करती है. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे मन में, हमारे ब्रेन में अपने आप के बॉडी संबंधी बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है जिसका हल हम लोग ढूंढना चाहते हैं, और उन्हीं हलों का जवाब देता है कौन? हमारा बायोलॉजी. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न ड्रीम, यदि स्वप्न देखते हैं तो यह स्वप्न क्यों देखते हैं, इसकी जिज्ञासा हमारे मन में बनी रहती है. तो ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो बार बार हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में यह आती है, और हमें इसके लिए काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है कि हम लोग इस प्रॉब्लम का हल ढूंढें, और यह हल हमें कौन देता है? मात्र बायोलॉजी. इसलिए बायोलॉजी हमें अपने आप को समझने में काफ़ी हेल्पफुल है. देखिए कौन कौन सा हमारे ब्रेन में कौन कौन सा प्रश्न बार बार अराइज होता है. मैं फीलिंग करता हूँ, आप सभी भी फीलिंग करते हो. तो सबसे पहला हमारे ब्रेन में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय बीइंग ए लिविंग. ये जिंदा जानदार जिसको कहते हैं या जिसको सजीव कहते हैं, ये सजीव क्या है, प्राण क्या है? पता है ना हम लोग को, लोकल भाषा में कहा जाता है ना, जो उस आदमी का डेथ हुआ, उसका प्राण निकल गया, आंख से प्राण निकला, क्योंकि मरते वक्त उसका आंख खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ था, कान से प्राण निकल गया. ये प्राण क्या है? बहुत बड़ी चीज है. ये प्राण क्या है? जो एक छोटे से वायरस, जिसे हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते, और एक बहुत बड़े ब्लू व्हेल या एलिफेंट, उसके शरीर में भी प्राण होता है, वायरस के शरीर में, या एक बैक्टीरिया लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बॉडी में भी क्या होता है? प्राण होता है. तो ये प्राण क्या चीज है? किस चिड़िया का नाम? इसका जवाब भी कौन देगा? बायोलॉजी ही देगा. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे ब्रेन में उपजती है वो क्या है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. इस अर्थ पर लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई, लाइफ की उत्पत्ति का क्या कहानी है, कैसे पृथ्वी पर कोई जीव आया, इसका जवाब भी हमें कौन देगा? बायोलॉजी. नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आती है कि व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल आवर हाइट, कलर्स, हेयर पैटर्न्स, एंगल ऑफ नोज. ऐसा कौन सा फैक्टर्स में संख्या कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे हाइट को कंट्रोल करता है? मतलब हम यदि 5.5 फीट के हैं तो 6 फीट क्यों नहीं, 4 फीट पर क्यों नहीं? तो हमारे हाइट को कौन कंट्रोल करता है? हमारे कलर्स को, हम गोरे हैं या मान लीजिए ब्लैक हैं, काले हैं, या मान लीजिए श्यामले हैं, तो इस कलर को कौन कंट्रोल करता है? हमारा हेयर पैटर्न्स कैसा है? बहुत सारा झुर्खीदार होता है. अभी वैसे तो मैं टकला बना हुआ हूँ, इसलिए टोपी लगाया हुआ. तो यदि हमारा हेयर रहता तो हमारे हेयर का स्टाइल कुछ और है. आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स में सबों का हेयर स्टाइल अलग अलग है. किसी का घुंघराला बाल है, किसी का ये झुमकीदार है, वगैरह वगैरह. यानी हेयर पैटर्न्स को कौन कंट्रोल करता है? एंगल ऑफ नोज. किसी का नोज देखने में काफ़ी सुंदर है, जैसे मेरा नहीं है. किसी का नोज देखने में काफ़ी सुंदर है, किसी का नोज पतला है, किसी का नोज झुका हुआ है, किसी का नोज देखते हैं एकदम छिपा हुआ है, नहीं? तो ये एंगल ऑफ नोज जो है, इसको कौन कंट्रोल करता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे इन सबों को कंट्रोल करता है?
इसका जवाब भी कौन देगा? बायोलॉजी देगा। नंबर 4 में व्हाट इज मेमोरी एंड हाउ इट इज रिकॉर्ड। ये मेमोरी क्या है? हम लोग जो किसी चीज को याद करते हैं, ये यादाश्त क्या चीज है, या किसी याद की हुई चीज को हम लोग फिर से पुनः ला लेते हैं अपने ब्रेन में, या याद करने का तरीका क्या है? किसी चीज को हम लोग याद करते हैं तो हमारे ब्रेन में और मेमोरी में कैसे कैश हो जाता है? इनका जवाब भी कौन देगा? बायोलॉजी देगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद अच्छा, इसमें हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। इन सबों का जवाब हम आपको देंगे, सबों का जवाब आपको मिलेगा। नंबर 6 में है व्हाई चिल्ड्रन शो रिजेम्बलेंस विद देयर पेरेंट्स। एक बच्चे जो पैदा लेते हैं और उससे जब देखने जाते हैं तो हमारे आपके मुंह से भी यह बोला जाता है कि अरे इस बच्चा का शक्ल जो है सो तो इसके फादर से मिलता है, लेकिन इसका कलर जो है सो माँ से मिलता है। नहीं, इसमें गुस्सैल लक्षण जो है, गुस्सैल कैरेक्टर जो है वो इसमें फादर वाला है, जबकि इसमें देखते हैं अंडरस्टैंडिंग जो है या किसी चीज को समझने की कैपेसिटी जो है वो इसको मदर वाला है। तो ऐसा हम लोग भी फील करते हैं। तो यह जो रिजेम्बलेंस हुआ या जो पेरेंट्स थे उसमें गुणों का जो समावेश हुआ, यह कैसे हुआ एक बच्चे में, यह जो दिखाई देता है यह कैसे हो जाता है, माँ और बाप दोनों का गुण उसमें कैसे समाहित हो जाता है, इसका जवाब भी आपको कौन देगा? बायोलॉजी देगा। नंबर 7 व्हाई द ब्लड डज नॉट क्लॉट इन आवर वेसल्स। हम लोग देखते हैं जब कहीं पर कट जाता है, नहीं, कहीं पर कटने के बाद धीरे धीरे वहां पर ब्लड क्या करता है? क्लॉट कर जाता है। और ये क्लॉट तो कर जाता है ब्लड, लेकिन हमारे पूरे बॉडी में ब्लड है। अगर वो ब्लड हमारे वेसल्स में क्लॉट कर जाए तब तो हमारा क्या हुआ? यदि बॉडी में कहीं पर ब्लड क्लॉट कर जाता है तो ब्लड सप्लाई हमारा बंद हो जाता है, नहीं, और ब्लड सप्लाई के द्वारा ही हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, या मान लीजिए ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग के दौरान लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं, ये सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया। तो हमारे ऐसा होता नहीं है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट करता, और जब कहीं पर कट जाता है तो वहां पर कैसे ब्लड क्लॉट कर जाता है? इसका जवाब भी कौन देगा? बायोलॉजी देगा। नंबर 8 में कहता है व्हाट इज ड्रीम। स्वप्न जो हम लोग रात को देखते हैं, ये स्वप्न क्या चीज है? ये ड्रीम जो है ये क्या चीज है? क्यों हम लोग स्वप्न देखते हैं? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, स्वप्न क्या है? तो इसका जवाब भी हमको कौन देगा? बायोलॉजी ही देगा। नंबर 9 है, द लास्ट पॉइंट है इट इज पॉसिबल टू मेक 1000 कॉपीज लाइक आवरसेल्व्स। क्या मेरे शरीर के जैसा, मेरे बॉडी के जैसा, मेरे फेस के जैसा क्या और सारे कॉपी ऐसे मेरे जैसा ही और सारे कॉपी बनाए जा सकते हैं? ऐसा ही सेम जैसे हूँ वैसा ही और आदमी बनाए जा सकते हैं जो एकदम हूबहू मेरे जैसा मिलता है? क्या ये संभव है? तो इसका जवाब भी हमें कौन देगा? बायोलॉजी देगा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे ब्रेन में बार बार झकझोरती है ब्रेन को, जब बउआ इसका हल थोड़ा ढूंढ के बताओ आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम लोग को हमेशा कौतूहल बना रहता है कि इसका जवाब कौन देगा, और बहुत अजूबा चीज, और हम लोग अजूबे चीज की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो यदि आप बायोलॉजी का स्टडी करते हैं तो इन सबों का जवाब आप इजीली में जान सकते हैं, भली भांति बहुत अच्छी तरह से। अब चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट पे कितने क्वेश्चन हमारे ब्रेन में लगभग अरेंज होते रहते हैं जिसका हम लोग हल ढूंढना चाहते हैं। नंबर 2 में है बायोलॉजी हेल्प इन मेकिंग मैनकाइंड फ्री फ्रॉम डिजीज बाय सम एक्सटेंट मेडिसिन। यदि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, यदि हम लोग को किसी भी बीमारी का आक्रमण हो जाता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस का आक्रमण से हम लोग यदि बीमार हो जाते हैं तो उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर जो हमें इलाज करने के लिए मेडिसिन देती है, वह मेडिसिन तो कौन देता है? बायोलॉजी ही देता है। मेडिसिन कैसे बनाया जाए, बायोलॉजी इसका ज्ञान देता है। और डॉक्टर जो हमारे बीमारी को सुन करके और तब जो वो टेस्ट लिखते हैं या मेडिसिन लिखते हैं, ये सब किसकी देन है? बायोलॉजी का ही देन है। तो बायोलॉजी के द्वारा हम लोग फ्री फ्रॉम डिजीज, अपने डिजीज से क्योर कर पाते हैं। बायोलॉजी हेल्प्स अस डिस्कवरीज ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, etc। बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिसमें हम लोगों ने अभी देखा हाल फिलहाल में कोरोना वायरस
कोरोना वायरस आने के बाद यह जब लाइलाज बीमारी था, इसका कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जितने डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग थे वो अथक परिश्रम करके, अथक प्रयास करके और तब वैक्सीन का डिस्कवरी की। तो वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ या एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को मारने वाली जो मेडिसिन है, या बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हम लोग के ट्रीटमेंट्स में उसका यूज किए जाते हैं, इन सबों को डिस्कवर जो करता है, ये भी इस डिस्कवर में कौन है, बायोलॉजी का ही योगदान है, यानी बायोलॉजी इसको हेल्प करता है इसकी डिस्कवरी को। नंबर थर्ड में है बायोलॉजी हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोलॉजी ही हम लोग को ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किस प्रकार यूटिलाइज करें और कंजर्व करके रखें। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया नेचर के द्वारा दिए गए सब्सटेंस, जिसका हमारे जीवन से संबंध रहता है। क्योंकि हमारे चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स भरे हुए हैं, और उस नेचुरल रिसोर्स का हमारे लाइफ से काफ़ी इंटरेक्शन है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, मिट्टी है उसका भी हम लोग यूज करते हैं, मिनरल्स हैं उसके भी यूज करते हैं, वाटर्स हैं उसके भी यूज करते हैं, और ये सब किसके द्वारा किया गया है, नेचर के द्वारा। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर का जो किया हुआ साधन है, उस साधन का हम लोग उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एंड उसको कंजर्व करके यानी संरक्षित करके भी रखते हैं, ताकि हमको फ्यूचर में यह काम दे। इसके बाद नंबर 4 में आता है बायोलॉजी टीच अस टू मेंटेन बैलेंस इकोसिस्टम। बायोलॉजी हमें यह सिखाता है कि हम लोग किस प्रकार अपने इकोसिस्टम को हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, ये इकोसिस्टम को किस प्रकार बैलेंस करके रखिए। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, आदमी को रहने का जगह की कमी होते जा रही है, तो बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा है, बहुत सारे जो खेत वाले लैंड थे वहां पर आदमी घर बना रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं जो हमारे जरूरियात के सामानों को मुहैया कराती है। इन कल कारखानों के लगाए जाने की वजह से डिफॉरेस्टेशन होते जा रही है, मतलब जंगलों का अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इससे क्या होता है कि इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है। तो हम इकोसिस्टम को बैलेंस किए रहें, इसको भी सिखाता है, कैसे बैलेंस करें इसको भी सिखाता है कौन, बायोलॉजी। सो बायोलॉजी टीच अस टू मेंटेन बैलेंस इकोसिस्टम। तो लास्ट पॉइंट हमारा आता है बायोलॉजी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन फॉलोइंग ब्रांचेस। बायोलॉजी हमें रोजगार भी मुहैया कराती है। केवल बायोलॉजी पढ़ लेने से हम समझेंगे कि हमारा करियर बन गया, ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए, चाहे आप कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी चीज का स्टडी करते हो, कोई भी आप जॉब करते हो, लेकिन जिंदा तो आपको रहना पड़ेगा। सो जिंदा रहने के लिए हमें नॉलेज चाहिए अपने आप के बारे में, और यह अपने आप के बारे में नॉलेज कौन देता है, बायोलॉजी देता है। लेकिन इसके साथ ही हमें बायोलॉजी जो है वो हमें एम्प्लॉयमेंट मुहैया भी कराती है। हम लोग बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जिसमें हम लोग जॉब करके अपने करियर को बना सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ब्रांच हैं, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं जिसमें हो सकता है आज मैं कुछ ब्रांच के बारे में बताऊं, फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से और ब्रांच के बारे में देंगे। काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने लिया है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन्वॉल्विंग ओरिजिन इवोल्यूशन, जिसमें सोशल हो या कल्चरल हो या मेंटल, यानी यह एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे लॉजी का मीनिंग ही होता है लोगों से आया है लॉजी, जिसमें बायोलॉजी में हमने पिछले क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी। तो लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी में अध्ययन करते हैं मैनकाइंड का, यानी मानव जाति का। ये पूरी मानव जाति का हम लोग स्टडी करते हैं। किस चीज का स्टडी करते हैं, तो ओरिजिन यानी इस मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इवोल्यूशन यानी उसका विकास कैसे हुआ, चाहे वो सोशल हो, सोशल मतलब सामाजिक हो, या कल्चरल हो या मेंटल हो, नहीं सोशल सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो या मेंटल हो मानसिक हो, इन सारे चीजों का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी हम लोग जो फसल उगाते हैं खेतों में, हम लोग जो फील्ड में फसल बोते हैं और फसल होने के बाद फसल को हम उगाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि
इसके अंतर्गत एग्रोनॉमी ब्रांच के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, तो क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल के उत्पादन एंड और इम्प्रूवमेंट यानी उसका विकास, फसल को कैसे उत्पादन किया जाए और विकसित तरीके से यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे फसल से मुनाफा कमावे या उपज के मात्रा को बढ़ावें, इसका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, एग्रोनॉमी के अंतर्गत। थर्ड में आता है आपका सॉइल साइंस, इज स्टडी ऑफ टेक्सचर, केमिकल्स, कंपोजिशन, कंजर्वेशन एंड मोबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी सॉइल साइंस के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज का स्टडी करते हैं, तो टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स होता है बाहर से देखने में कैसा लगता है, मिट्टी का बाहरी कलर क्या है, केमिकल कंपोजिशन, इस मिट्टी में कौन कौन से रासायनिक घटक हैं, अवयव है, यानी केमिकल में सॉरी सॉइल में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, इसमें नाइट्रोजन कितना है, ये फास्फोरस कितना है, मैग्नीज कितना है, मैग्नीशियम कितना है, कॉपर कितना है, ये जितने भी केमिकल हैं उनका क्या परसेंटेज है, उनका क्या कंपोजिशन है। कंजर्वेशन यानी मिट्टी यानी सॉइल को कंजर्व कैसे रखा जाए, सॉइल का अपरदन न हो, सॉइल का इरोशन न हो, इससे कैसे बचाव किया जाए। उसके बाद मोबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी ये क्या कहते हैं, सॉइल का जो मोबिलिटी है उसको कैसे बरकरार रखा जाए। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का प्रकार क्या है, कौन से मिट्टी में, चूंकि इसका प्रकार जानना जरूरी है, चूंकि हर एक क्रॉप्स जो है वो डिपेंड इस पर भी करता है कि उसमें उपज अगर ज्यादा लेना हो तो किस प्रकार की मिट्टी उसके लिए उपयुक्त होती है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इन सारे चीजों का स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सॉइल साइंस। ठीक है, तो ऐसे और सारे ब्रांच हैं जिस ब्रांच के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही पर हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू, जय माता दी।